देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, आज डिपार्टमेंट का सेकंड क्लास कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन 18, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, एक बार बता देते हैं। यस मैम, हो गया। हो गया है वो। यस मैम। आंसर कितना आया है? मैम 2415 2867 4943। एक मिनट रुको, देख के बता फिर कितना। टू 2415 ए का। मतलब ये किस चीज का, ये क्या आया है, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो ए का नेट लॉस आएगा, बी का नेट प्रॉफिट यस मैम, आएगा। नेट ए का नेट लॉस 339 हाँ और बी का नेट प्रॉफिट 1463 हाँ, ठीक हुआ है। और टोटल में 1124। टोटल मतलब ये दोनों का, अच्छा ये दोनों का टोटल, हाँ एडजस्ट यस मैम। करते हैं। ठीक है। तो 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर हो गया है, क्योंकि आसान ही था, उसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं था। तो हम एक बार लास्ट में दिखा देंगे होमवर्क, ठीक है, लास्ट का 5 to 10 मिनट्स लगेगा, हम लोग कर पाएंगे। अच्छा अभी हम लोग एक काम करते हैं, तो ये क्योंकि हो गया है तो हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से। देखो हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर देखो मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है वहां पर ये नोट्स तुम लोग को दिखेगा। डिपार्टमेंट जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट सिस्टम का फैसिलिटीज बेनिफिट्स ये सारी चीज मैंने बताए थे। क्या होता है इससे हमें बेनिफिट मिलता है, ये कि हम लोग काम को बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। हर एक जगह का हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट शट डाउन करे, कौन सा रखे, कौन सा प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सा लॉस मेकिंग है, कौन से मैनेजर कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक लोग कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपार्टमेंट होना काफी जरूरी है, अदरवाइज जो है ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभी हम लोग देखो यहाँ पर पढ़ेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ये क्या होता है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर आ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि, रुको एक मिनट, मेरा पॉइंट कहाँ पर है जो हम बताना चाह रहे हैं, ये रहा। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये बता देते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब डिपार्टमेंट विच वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड हैविंग नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज ये देखो इसके लिए मुझे ये एग्जांपल चाहिए, मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, सपोज डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, ऐसे 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन कोई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट को कुछ भी ट्रांसफर वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स व्हिच वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड हैविंग नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो किसी भी तरह का इनमें ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मतलब एक्स डिपार्टमेंट कुछ भी ट्रांसफर या रिसीव वाई से नहीं करता है, या फिर वाई जो है एक्स या जेड किसी को ट्रांसफर कुछ नहीं करता है या फिर रिसीव भी नहीं करता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब है डिपार्टमेंट विच ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। और इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या हुआ, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मतलब मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है ए लिमिटेड, ठीक है। ये कौन है, ये है एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अगर डिपार्टमेंट है तो क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग अगर डिपार्टमेंट है तो एक्स क्या करता है, एक्स रॉ मटेरियल परचेस करता है, कहाँ से परचेस करता है, मार्केट से, ठीक है। मार्केट से रॉ मटेरियल परचेस करता है, फिर इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है, ठीक है, तो इसने इनपुट क्या दिया, मार्केट से खरीदा हुआ रॉ मटेरियल, फिर वो आउटपुट जो बना
ठीक है, उस आउटपुट को उसने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, वाई के पास। ठीक है, तो वाई के लिए वो क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, फिर वाई ने भी अपना जो भी प्रोसेसिंग है उसमें प्रोसेस किया उस सेमी फिनिश गुड्स को, क्योंकि यहाँ पर ये एक रॉ मटेरियल से कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा उस रॉ मटेरियल का, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एज ए इनपुट वाई में गया। ठीक है, फिर वाई का अपना एक आउटपुट आया होगा, फिर वाई ने वो आउटपुट जेड को ट्रांसफर कर दिया और जेड ने उसे एज ए इनपुट रिसीव किया, फिर उसको आउटपुट जो आया इसी को हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स। ठीक है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका फिनिश गुड्स बनने के लिए 3 डिपार्टमेंट के प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर वाई डिपार्टमेंट को जो इनपुट चाहिए वो मार्केट से नहीं खरीद के वो उसने एक्स से लिया। ठीक है, एक्स ने उसे ट्रांसफर किया। जेड को जो इनपुट चाहिए वो उसने मार्केट से नहीं लेके वाई से ट्रांसफर लिया। ठीक है, और उसके बाद फिनिश गुड्स बनाया और यहाँ पर मान लो कस्टमर्स है। ठीक है, और कस्टमर्स को ये फिनिश गुड्स बेच दिया। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो ये कस्टमर्स को फिनिश गुड्स क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट वे, सॉरी डिपेंडेंट वे। डिपेंडेंट वे का मतलब वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर कि एक्स मुझे जब इनपुट देगा तभी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर जेड डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर कि जब वाई मुझे इनपुट देगा तभी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट विच ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, अगर गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेसिंग को ही बोलते हैं कि ये इस तरह के डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, हम बार बार पता नहीं क्यों गलत बोले जा रहे हैं, डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मान लो एक्स अपना खुद का प्रोसेस करेगा। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग मैम। तो एक्स अगर खुद का एक्स जो है, एक्स मान लो ये 3 डिपार्टमेंट है सेम वही ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ए लिमिटेड में, लेकिन ये लोग सब इनको जो भी इनपुट चाहिए होता है ये कोई दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं लेते हैं, ये मार्केट से लेता है। ठीक है, एक्स डिपार्टमेंट मार्केट से लेता है, वाई भी अपना जो भी इनपुट का जरूरत होता है वो मार्केट से ही लेता है, जेड का जो भी जरूरत होता है वो भी मार्केट से ही लेता है। मतलब सीधा सा बात है, कहीं से भी ले, मार्केट से ले, किसी और तरीके से ले, किसी और मैन्युफैक्चरर से ले, कहां से भी ले, लेकिन एक दूसरे के डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब एक्स कभी भी कुछ वाई को ट्रांसफर नहीं करता है, वाई कभी भी कुछ जेड को ट्रांसफर नहीं करता है। अगर ये है तो इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट का चेन बना इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट वाइज इंडिपेंडेंट है, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ट्रांसफर होता भी है तो बहुत ही कम वैल्यू का, नेग्लिजिबल वैल्यू का अगर ट्रांसफर होता है तब हम लोग बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट, मतलब तब हम लोग उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि ट्रांसफर है बोल के। ये देखो ये चीज बोला है ना, हैव नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, मतलब या तो ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है और अगर होता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू। ठीक है, नो ट्रांसफर बिटवीन ईच डिपार्टमेंट और ए ट्रांसफर ऑफ नेग्लिजिबल वैल्यू। ठीक है, नेग्लिजिबल वैल्यू का ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल, अब देखो ये तो हो गया, यहाँ पर जस्ट हमें पता करना था दोनों टर्म का मतलब। अब डिपेंडेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है। ठीक है, हियर द आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द इनपुट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, देखो मैंने एग्जाम्पल से ही समझा दिया कि एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होगा, मतलब प्रोसेसिंग चेन में चल रहा है। ठीक है, दिस ट्रांसफर में बी डन एट कॉस्ट और सम प्री डिटरमाइंड सेल। अच्छा, ये जो ट्रांसफर है, अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है एक्स वाई को जो ट्रांसफर कर रहा है, हम फिर से एक बार यहाँ पर लिख के दिखाते क्योंकि इसमें मुझे काफी सारा चीज लिखना है। तो ये हो गया एक्स वाई और
जेड, ठीक है। तो एक्स जो है वो मार्केट से मान लो इनपुट ले रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट से रॉ मटेरियल ले रहा है जो एज ए इनपुट वो यूज कर रहा है, ठीक है, वो एज ए इनपुट यूज कर रहा है। अब क्या रॉ मटेरियल ही खरीदेगा एक्स? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर होंगे तभी ना रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अगर ट्रेडर होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ठीक है, और रिटेलर भी हो सकता है। अगर रिटेलर है तो उसमें क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा जिसका वाई को नीड होगा, वाई को ट्रांसफर कर देगा, वाई मांगेगा तो फिर वाई अपना जो वाई के पास जो भी स्टॉक है उसमें से अगर जेड को कुछ चाहिए होगा तो वो जेड वाई से परचेज कर सकता है, एक्स से परचेज कर सकता है। तो रॉ मटेरियल का बात तब आता है अगर मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो क्या वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है? वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। वो रॉ मटेरियल की जगह कुछ और ट्रांसफर करेगा। तो रॉ मटेरियल अगर परचेज हो रहा है अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर नहीं है तो फिनिश गुड्स परचेज करता है मार्केट से। मार्केट से दो चीज परचेज कर सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकता है, फिनिश गुड्स भी परचेज कर सकता है। अब रॉ मटेरियल को एज ए इनपुट वो यूज करके मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिसका ट्रांसफर हो दूसरे डिपार्टमेंट को, फिर वो डिपार्टमेंट फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, और एट लास्ट वो क्या होता है, कस्टमर को बिक जाता है, ठीक है, कस्टमर को सेल हो जाता है। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है एक्स और वाई, वाई टू जेड, ये ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है? ये ट्रांसफर हो सकता है एट कॉस्ट, ठीक है, एट कॉस्ट यहां पर लिखते हैं। ट्रांसफर जो है ये दो तरीके से हो सकता है, एट कॉस्ट प्राइस और एट आईपी यानी इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कभी कंसाइनमेंट किया है, जैसे देखो अगर फाउंडेशन जो भी देते हो, ठीक है, फाउंडेशन में रहता है इन क्या बोलते हैं उसे, कंसाइनमेंट। अगर फाउंडेशन नहीं दिया हुआ है तो कॉलेज में कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर समझ सकते हो। देखो हम लोग इनवॉइस जो है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर लोडिंग। एक्चुअली इनवॉइस प्राइस में लोडिंग लैंग्वेज यूज होता है। अगर हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट, लोडिंग का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस में भी हम लोग गुड्स जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्रांसफर में बी डन एट कॉस्ट और सम प्री डिसाइडिंग सेलिंग प्राइस। ये देखो प्री डिसाइडिंग सेलिंग प्राइस मतलब एक्स क्या करेगा, एक्स दो चीज कर सकता है। क्या कर सकता है एक्स, मान लो कुछ एक गुड्स खरीदा था, ठीक है, 100 रुपीज से, या रॉ मटेरियल खरीदा था, वो स्टॉक या फिर वो फिनिश गुड्स जो भी है, या फिर वो सेमी फिनिश गुड्स जो भी है, एक्स के पास एक स्टॉक है 100 रुपीज का। वो स्टॉक वो वाई को ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि वाई को नीड है। अब वाई को वो 100 में भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, 100 में खरीदा था, 100 में ट्रांसफर कर दिया, और वाई ने भी वो वाला स्टॉक 100 रुपीज में जेड को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हो सकता है, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर। और एक होता है प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस, यानी पहले से ही सोच लिया है कि हम लोग अगर किसी भी एक सोच रहा है कि मुझे अगर कोई भी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है तो हम कैसे करेंगे, हम उस पे एक प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस सोच लेंगे कि कितने में मुझे उसे सेल करना है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट को प्रॉफिट रख के जो है ट्रांसफर करेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो फिनिश गुड्स हो या सेमी फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, जो भी हो, वो प्रॉफिट रख के ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो 100 का चीज वो 100 में जो खरीदा था 120 में ट्रांसफर कर दिया, यानी उसने वाई से प्रॉफिट कितना कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया है 20 रुपीज, ठीक है। अब वाई क्या करता है, वाई भी प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है। जेड ने मांगा सेम प्रोडक्ट, तो वाई ने उसे क्या किया, जो उसने एक से 120 में खरीदा था वो उसने जेड को 140 में ट्रांसफर कर दिया, यानी वाई ने भी 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। और जेड के पास सेल करने का जगह क्या है, कस्टमर, तो जेड ने कस्टमर को बेच दिया है उसको 160 रुपीज में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एट इनवॉइस प्राइस या फिर प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना। क्या ये सही है? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने नाम दिया था ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड इंस्ट्रक्शन देता है अपने डिपार्टमेंट को कि आप लोग अपने अंदर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करो, तभी वो लोग कर सकते हैं। अगर करने का उसे परमिशन दिया जाता है, मतलब इस तरह का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है
है तो हम लोग बोलेंगे कि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट वाला है, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन देता है नहीं आप लोग अपने अंदर कुछ किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर ट्रांसफर करते हो तो कॉस्ट में भी कर सकते हो, इनवॉइस प्राइस में भी, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उन्हीं को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन कॉस्ट में ही करना है, प्रॉफिट एक दूसरे से नहीं कमाना है, तो ठीक है। प्रॉफिट अगर एक दूसरे से नहीं कमाना है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस में हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट एक दूसरे से कमाना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है, तो ये एक दूसरे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंट के अंदर एक कंपटीशन रेडी होता है, ठीक है। तो एक्स को लगेगा, देखो अब एक्स क्या कस्टमर को डायरेक्ट नहीं बेच सकता है? हाँ, वो भी कर सकता है। अगर एक्स के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेलेबल है तो वो डायरेक्ट मार्केट में कस्टमर को भी बेच सकता है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम लोग अलग अलग स्कूल कॉलेज या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो सबका अपना अपना रूल्स होता है ना कि कैसे करना है। किसी का मत पहले जैसे देखो बीकॉम में क्या होता था, सीयू के अंडर साल में एक एक बार करके एग्जाम होता था, फिर सेमिस्टर आ गया तो साल में 2 बार करके एग्जाम देना पड़ रहा है। तो वो तो अपना अपना रूल्स है कि कौन क्या फॉलो करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा रूल्स बनाएगा अपने लिए वैसा ही बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि एक्स डिपार्टमेंट वाई जेड को ट्रांसफर कर सकता है, साथों साथ वो कस्टमर को भी बेच सकता है इंडिविजुअली, तो बेचेगा, ठीक है। वाई के पास भी ऐसा स्कोप होगा, वाई चाहे तो वो जेड को ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक्स को नीड है तो वो एक्स को भी ट्रांसफर कर सकता है, कस्टमर को भी कर सकता है, ठीक है। सारे चीज अवेलेबल होंगे। लेकिन बात यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं एक सिर्फ डिपार्टमेंट को ही ट्रांसफर करेगा, बाहर के किसी लोगों को नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे स्कोप जो है वो हो सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि कैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। और रहा प्रॉफिट का बात, ठीक है। अब प्रॉफिट अर्न करने से बेनिफिट क्या हुआ? एक्स के पास एक कंपटीशन हुआ, देखो हम मार्केट में भी बेच रहे हैं, वाई को भी बेच रहे हैं, हम प्रॉफिट दो जगह से कमा रहे हैं। तो इनके जो मैनेजर है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, क्योंकि उनको एक कंपटीशन फील होगा कि हम लोग वाई को बेच रहे हैं तो इसमें भी हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो वो ये भी कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, आईपी यानी इनवॉइस प्राइस या फिर प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस में भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द प्राइस एट विच दिस इज डन इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। और इसी प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्राइस में ट्रांसफर होता है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस दो तरह का हो सकता है, कॉस्ट प्राइस में भी और इनवॉइस प्राइस में भी, ठीक है। In these departments, unloading is required if the transfer price is having a profit element. बता रहे क्या होता है, the method of eliminating unrealized profit is being discussed in the succeeding para. ठीक है, देखो अब क्या होगा। अब एक्स बोलेगा मैंने वाई से 20 रुपीज कमाया, वाई बोलेगा मैंने जेड से 20 रुपीज कमाया, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ओवरऑल हमें तो ए लिमिटेड का ही कैलकुलेट करना है। तो बोलो ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना हुआ? अगर ये पूरा प्रोसेसिंग चल रहा था कि एक प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस में इस तरह से स्टॉक भेजा गया जो कि कस्टमर को बिका, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताओ कितना हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा रॉ मेटेरियल या फिनिश गुड्स खरीदने में लगाया था और अल्टीमेटली कितना रिकवरी हुआ? बोलो कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ बोलो? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ? देखो दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक्स ने वाई को बेचा, 20 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है। वाई ने जेड को बेचा, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, जेड ने कस्टमर को बेचा, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। तो अगर हर एक डिपार्टमेंट से प्रॉफिट चेक करेंगे तो एक्स बोलेगा मैंने 20 रुपीज प्रॉफिट कमाया, वाई बोलेगा मैंने 20 कमाया, जेड बोलेगा मैंने 20 कमाया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 60 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर और एक कंडीशन है, क्या देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले एक्स एक्स में इन्वेस्ट किया है ना, एक्स को बोला है आप 100 रुपीज से प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट अगर देखे तो मार्केट में सेल हुआ कस्टमर को कितने में? 160 में। ये 100 वाला ओवरऑल 160 में मार्केट में सेल हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का? 60 रुपीज। जैसे भी देखो 60 ही आएगा। लेकिन अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है उन्हें एक एंथू मिलता है काम करने का कि ये भी इंडिविजुअली प्रॉफिट
कमा रहे हैं, इनको भी लगता है कि हम लोग भी अलग अलग, नहीं तो क्या होगा, जेड ही प्रॉफिट कमा रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसे होता है तो इंडिविजुअली इनको भी काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो हमें काउंट करना है, दैट इज 60 रुपीज। ठीक है, अब रहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक रिजर्व। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखो इसका कंसेप्ट समझते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। जैसे मान लो एक्स डिपार्टमेंट जो है वाई को ट्रांसफर कर रहा है, एक्स ने परचेज किया है 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है, यानी 1000, और एक्स ने सेल किया है वाई को कितने में, ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो सेल ही किया है बोलेंगे, 10 यूनिट ही सेल कर दिया है एट द रेट ऑफ 12 करके, यानी 1200 में। तो वाई ने एक्स से जो ट्रांसफर लिया, वाई के पास क्या आया, वाई के पास 10 यूनिट्स गुड्स आया एट द रेट ऑफ 12 करके, उसने वाई से खरीदा, यानी 1200 का। ठीक है, अब वाई जो है वो डायरेक्ट सेल कर सकता है, तो वाई ने सेल कर दिया, कितना सेल किया, वाई ने 8 यूनिट सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 15 करके। ठीक है, और वाई के पास फिर बचा कितना, ये बताओ, वाई के पास बचा कितना, वाई ने 8 यूनिट सेल कर दिया तो बचा कितना, बोलो, वाई ने अगर 8 यूनिट सेल कर दिया तो वाई के पास बचा कितना, कितना स्टॉक बचा, 10 यूनिट्स में से 8 यूनिट सेल कर दिया तो बाकी तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 2 यूनिट। अब मुझे ये बताओ इसका रेट वाई कितना लगाएगा, एट द रेट कितना बोलेगा, वाई अपना क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट कितना बोलेगा, बोलो, तभी पता चलेगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होता है। वाई अपना क्लोजिंग स्टॉक 2 यूनिट जो रह गया, जो वो नहीं बेच पाया, वो एट द रेट कितना करके बोलेगा, कुछ तो बोलो, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, 12। 12 करके, करेक्ट, 12 होगा ना, क्योंकि उसने जितने में खरीदा है उसका जो कॉस्ट है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बट यहाँ तो मैंने मार्केट प्राइस कुछ दिया नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस पे 12 रुपीज पे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब ऑर्गेनाइजेशन अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि वाई का क्लोजिंग स्टॉक तो कोई वाई का इंडिविजुअल नहीं है, जब इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बनाएंगे ऑब्वियसली है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जब देखेगा तो उसका 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, लेकिन क्या वो 12 रुपीज का होना चाहिए या वो 10 रुपीज का होना चाहिए, मुझे इतना बताओ। ऑर्गेनाइजेशन जब अपना पूरा का पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब बनाएगा तो क्या वो 12 में रिकॉर्ड करेगा या 10 में, क्योंकि उसे तो पता है कि एक्स उसी का डिपार्टमेंट है, वाई उसी का डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि एक्स ने 2 रुपीज प्रॉफिट लगा के वाई को भेजा, यानी एक एक स्टॉक में कितना क्लोजिंग स्टॉक, यानी कस्टमर को नहीं बेच पाए, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में क्या छुपा हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम लोगों ने रियलाइज्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने बेचा नहीं, अगर कस्टमर को बेच देते तो प्रॉफिट तो यहां से निकल जा रहा है 15 रुपए करके। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फिर कितना हुआ, एक एक स्टॉक पे 2 यूनिट पे कितना हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट 2 रुपए। इंक्लूडेड है, 2 रुपया, तो 4 रुपीज हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या ये एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग इसको 12 रुपीज करके दिखा देंगे तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा, क्योंकि हमें तो पता है वो स्टॉक 12 का है ही नहीं, 10 का है। अब ये चीज अगर वाई मार्केट से खरीदता, ये अगर वाई यही वाला स्टॉक अगर वाई मार्केट से खरीदता, क्या वाई को पता चलता कि जो मार्केट वाला है उसने उससे 2 रुपए प्रॉफिट रखे, बोलो, ये अपने डिपार्टमेंट से लिया है तभी ना पता है, अगर मार्केट से परचेस करता तो क्या उसे पता चलता कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जैसे एक्स ने ये मार्केट से खरीदा है, क्या एक्स को पता है इसमें उसने कितना प्रॉफिट दिया है, मतलब कितने प्रॉफिट लगा के, ये उसके लिए उसका कॉस्ट है ना, लेकिन जो मार्केट से, मार्केट में जो जिनसे उसने खरीदा है उसके लिए तो ये क्या है, उसके लिए ये सेल प्राइस है, मतलब मार्केट वाले ने भी 10 रुपए में कुछ प्रॉफिट रखा ही होगा, बट वो हमारे पास नोन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम लोग खुद ही अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए हैं विथ प्रॉफिट, तो हमें पता है हम लोगों ने 2 रुपीज प्रॉफिट रखा है एक एक यूनिट पे, यानी जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत दिखेगा, है ना। एक्चुअली हमारा प्रॉफिट इसीलिए गलत दिखेगा क्योंकि देखो हम लोगों ने 8 यूनिट बेचा है 15 रुपीज करके, तो कितना हो गया,
120, ठीक है। तो जो 10 यूनिट खरीदे थे हम लोगों ने, उसमें से 8 यूनिट बेच दिया और 15 रुपीज करके, मतलब एक एक में हम लोगों ने 5 रुपीज प्रॉफिट कमाया है। अगर इसका पूरा सेल स्ट्रक्चर देखो तो सेल कहाँ हुआ है, मार्केट में। 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, नेट भी तो यही दिख रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है एक एक यूनिट पे, सिर्फ वाई के तरफ से अगर देखें तो 3 रुपीज करके, 8 इंटू 3 यानी 24। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से देखो, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने 8 यूनिट पे 5 रुपीज यानी 40 रुपीज का प्रॉफिट कमाए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा तो उनको जीपी में 40 रुपीज दिखना चाहिए, ठीक है। उनको जीपी में 40 रुपीज दिखना चाहिए। तो वो 40 रुपीज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे कंसाइनमेंट में तुम लोग अगर कर किए हो कभी, तो वहां पर भी क्या होता है, अगर इनवॉइस प्राइस में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो उसे प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ता है ताकि वो अपना स्टॉक को सही दिखा सके। जैसे देखो ये परचेज कितने में हुआ है, अगर एक्स के तरफ से देखे तो ये परचेज हुआ है 1000 रुपीज का, ठीक है। टू परचेज हुआ है 1000 और सेल कितना हुआ है, बाई सेल्स हो गया है ये देखो 1200 रुपीज का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स का दिखा रहे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। एक एक यूनिट पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, एक एक पे 2 रुपीज, 2 इंटू 10 20 होना चाहिए, मैंने क्या लिखा 10 इंटू 10 1000। सेल हो गया है 10 इंटू 12 1200। अच्छा डिफरेंस 200 का आया। हाँ, ये हम लोगों ने 10 यूनिट्स बेचा है और एक एक पे हम लोगों ने 2 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक ही हुआ है 200, ठीक है। अच्छा अब वाई का देखते हैं, वाई ने परचेस किया है, वाई का परचेस देखो 10 यूनिट्स 12 करके यानी 1200 बाई सेल्स, ठीक है। उसने सेल कितना किया है 120 का, ठीक है, सेल कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसका कितना है 24, क्योंकि ये तो इतने का ही दिखाएगा, ठीक है 24 रुपीज का इंडिविजुअली बता रहे। अब यहाँ पर हो गया 144, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 एक मिनट ये, हाँ 120, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 2 यूनिट। अच्छा मैंने ना ये एक एक जीरो ज्यादा लिख दिया, इसीलिए ये देखो ये 100 होगा, ये 120 होगा, इसीलिए गलत हो जा रहा है ये, बाई चांस लिख दिया मैंने ये वाला। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं 100 ये 120, तो ये 20 हो जाएगा, इसीलिए गलत आ रहा है, ठीक है ये 20 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 120। अच्छा यहाँ पर भी 120 और ये परचेज हुआ है और सेल जो हुआ है ये 120 का हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में 24 है तो 144, और यहाँ पर 2 जीपी कितना हो जाएगा, 2 जीपी हो जाएगा 144 माइनस 120 मतलब 24 रुपीज, और 24 का ही प्रॉफिट हो रहा होगा 8 यूनिट, कितना करके प्रॉफिट है 3, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये इंडिविजुअली प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंबाइनली दिखाए कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट कैसे दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन देखेगा कि मैंने परचेस करने पे कितना खर्चा किया है 100 रुपीज का, ठीक है। और मेरा सेल कितने का हो गया है, सेल हो गया है मेरा 8 यूनिट यानी 120 रुपीज का मेरा सेल हो गया, ठीक है। अब इनको क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाना पड़ेगा, इनको अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा 10 इंटू 2 20 रुपीज का, तो ये हो गया 140, यहाँ पर 140 यानी 40 रुपीज का, ये देखो 40 रुपीज का प्रॉफिट इनका सही दिखना चाहिए। तो अगर 40 रुपीज का प्रॉफिट दिखाना है तो इन्हें क्लोजिंग स्टॉक 20 दिखाना पड़ेगा, 24 दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 40 रुपीज का, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें सही दिखाना पड़ेगा, इसीलिए हमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसे लेस करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए लेस करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नोन होता है कि हमें पता है कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लगा के हम लोग खुद के बिजनेस में खुद का स्टॉक थोड़ी ना दिखाएंगे, तब तो हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी होता है कि कॉस्ट जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमें कॉस्ट में ही दिखाना पड़ता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट क्या है, जबकि हमें पता है कॉस्ट 10 यूनिट का कितना करके 10 रुपीज करके है, तो 2 यूनिट का भी 20 रुपीज ही हमें दिखाना पड़ेगा, यही चीज यहाँ पर बोला है। ये देखो द प्राइस एट विच दिस इज डन इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस इन दिस डिपार्टमेंट, अनलोडिंग इज रिक्वायर्ड, अनलोडिंग मतलब लोड, जो मैंने बोला कि लोडिंग होता है, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड इफ द ट्रांसफर प्राइस इज हैविंग प्रॉफिट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, वेन एवर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम
or services are provided by one department to another, their cost should be separately recorded and charged to department benefiting thereby and credited to that providing the goods or services. मतलब गुड्स या सर्विस जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके बाद अगर हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना अलग अलग जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए, वो तो हमें पता ही है. द टोटल्स ऑफ सच बेनिफिट्स इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और पूरा का पूरा हमें जो दिखाना है वो हम लोग डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था. ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली दिखा के फिर उसको कंसोलिडेट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितने तरह से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. कॉस्ट प्राइस में, करेंट मार्केट प्राइस में और कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट जैसे देखो एक्स जो प्राइस में मार्केट में सेल कर सकता है वो उस प्राइस में भी वो वाई को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यानी एग्रीड परसेंटेज जिस परसेंटेज में ट्रांसफर होने का बात हुआ है उस पे भी कर सकता है. ठीक है. अच्छा, अब कैसे प्रॉफिट को एलिमिनेट करना चाहिए वो यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है, हम सिखा देते हैं कैसे करना पड़ेगा. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखो. इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पर क्या बोला है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू. डिपार्टमेंट पी से डिपार्टमेंट क्यू में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट. मतलब अगर पी के पास 100 रुपीज का चीज है तो वो क्यू को कितने में ट्रांसफर करता है, क्यू को ट्रांसफर करता है 150 में, क्योंकि 50% अबव कॉस्ट बोला है. इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज 27,000, अगर डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है 27,000 तो हमें बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व. स्टॉक रिजर्व मतलब इसमें छुपा हुआ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि क्यू के पास जो स्टॉक आता है वो पी से आता है, लेकिन ये भी पता है कि पी जो भी स्टॉक भेजता है उस पे 50% प्रॉफिट लगा के भेज रहा है. यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट लगा के स्टॉक भेजा जाता है, जो स्टॉक बच गया एज ए क्लोजिंग स्टॉक वो भी प्रॉफिट के साथ वाला ही स्टॉक होगा. जैसे देखो यहाँ पर जो 2 यूनिट बच गया उसका वैल्यूएशन वाई कैसे कर रहा है 12 रुपीज में, यानी इसमें तो प्रॉफिट लगा हुआ है 2 रुपीज. वही चीज बोल रहा है, हमें यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट कितना है बताओ. जैसे यहाँ तो हमें पता चल रहा था प्रॉफिट कितना है, एक एक यूनिट पे 2 रुपीज, यानी 2 यूनिट पे 4 रुपीज का प्रॉफिट है. ठीक है, हमें यहाँ पर बोल रहा है कि बताओ प्रॉफिट कितना है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो अगर हमें पता है कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है 50% अबव कॉस्ट, मतलब ये रहा कॉस्ट प्रॉफिट. ठीक है, और इनवॉइस प्राइस. अगर हम लोग का कॉस्ट 100 रुपीज है, प्रॉफिट 50 रुपीज है, तो हम लोग का इनवॉइस प्राइस या फिर जिसे ट्रांसफर प्राइस बोल रहे हैं वो है 150. अब जो भी स्टॉक ट्रांसफर हुआ था उसमें से 27,000 बच गया है, तो 27,000 ट्रांसफर प्राइस का स्टॉक अगर हमारा बच गया है तो उसमें प्रॉफिट कितना है ये कैलकुलेट करने से हमें स्टॉक रिजर्व पता चल जाएगा. तो 27,000 इक्विवेलेंट टू 150. ठीक है, क्योंकि 150 जो है वो इनवॉइस प्राइस को ही बता रहा है, तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखो 9,000. ठीक है, इसका मतलब इस स्टॉक में 9,000 जो है प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जिसको हम लोग स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलेंगे. तो ये कर लो तुम लोग कॉपी में, मैंने यहाँ पर ही दिखा दिया. ठीक है, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है 9,000. ठीक है, 9,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है. इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन ये तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, लेकिन इस पे काफी लेंदी क्वेश्चन होता है, अभी हम लोग देखेंगे. देखो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का, तो ये एक बार लिख लो तुम लोग कि इसका 9,000 होगा. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिख लो. ठीक है, 9,000 होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया था. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अभी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. जो अभी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम लोगों ने सीखा उसी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन. देखो क्या बोला है, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस. डिपार्टमेंट पी जो है वो डिपार्टमेंट एस को गुड्स सेल करता है मतलब प्रॉफिट लगा के ही ट्रांसफर करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, एंड डिपार्टमेंट Q at a profit of 15% on cost. Department S sell goods to P and Q at a profit of 20% and 30% on sales respectively. Department Q sell goods to P and S 20%, 10% profit on cost respectively.
कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसको दिखाते हैं कैसे प्रेजेंटेशन करने से हमें समझ में आएगा कि क्या बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल टू 10% कमीशन। पहले एक काम करते हैं, जो ऊपर का यहाँ पर जो पैरा है इसको हम दिखाते हैं कैसे प्रेजेंट करने से तुम लोग को भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट बना लेते हैं। डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट एस और क्यू, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोला है देखो, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस। पी जो है वो एस को गुड्स सेल करता है, तो मैंने पी से एस में लाइन लगा दिया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। और कैसे सेल करता है? 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एंड टू डिपार्टमेंट क्यू, यानी पी जो है वो क्यू को सेल करता है प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट। पी जो है वो क्यू को सेल करता है कितने प्रॉफिट में? प्रॉफिट क्या है? 15% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट है 15% ऑन कॉस्ट में सेल करता है। आगे पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू। डिपार्टमेंट एस जो है वो पी और क्यू को सेल करता है, इसके लिए हम अलग कलर ले लेते हैं, पी और क्यू को, ठीक है। तो एस जो है पी एंड क्यू, पी को 20% एंड 30% ऑन सेल्स। अच्छा, दोनों ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो एस पी को सेल करता है, एस यहाँ पर है, एस पी को सेल करता है, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। एस पी को सेल कर रहा है और इसमें प्रॉफिट कितना कमाता है? 20% ऑन सेल, ठीक है। और एस किसको सेल कर सकता है? क्यू को, तो क्यू को करता है 30% ऑन सेल। एस जो है क्यू को करता है 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंट क्यू सेल्स गुड्स टू पी एंड एस। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि पी जो है वो सॉरी क्यू जो है वो पी और एस को ही सेल कर पाएगा। पी को कितने में सेल करता है? 20% एंड 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है। पी को 20% ऑन कॉस्ट, एस जो है वो नहीं, कौन किसको सेल कर रहा है? क्यू। क्यू जो है वो एस को सेल करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्यू सेल गुड्स टू पी। अच्छा, क्यू जो है वो पी को सेल करता है, ऐसे दिखा दिया मैंने, पी को सेल करता है कितने में? 20% ऑन कॉस्ट। यहाँ पर लिख दिया मैंने 20% ऑन कॉस्ट। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसीलिए ये ड्रॉ अगर करोगे, देखो बहुत से लोग मुझे पूछते कि ऐसा करना जरूरी है। देखो, जरूरी इसीलिए है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अगर पढ़ के कर सकते हो तो करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। और ये क्यू जो है एस को सेल करता है कितने में? 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट लिख देते हैं, सभी तो प्रॉफिट का ही बात हो रहा है, 10% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर है। चलो, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर बना देते हैं। इनका एक मैनेजर है, इनका एक मैनेजर है, इनका भी एक मैनेजर है। तो उनको क्या मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा। हर एक मैनेजर को क्या मिलता है? 10% कमीशन मिलता है, ठीक है। इनको भी 10% कमीशन मिलेगा, इनको भी 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब कैसे कमीशन मिलेगा? ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन किस पे मिलेगा? नेट प्रॉफिट जो होगा, फिर उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू मतलब रूल्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। कंडीशन क्या है? प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन मिलेगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन नेट प्रॉफिट से क्या एलिमिनेट हो जाना चाहिए? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट से, ठीक है। फिर जो बचेगा, फिर जो अमाउंट बचेगा, उस पे क्या देना है? उस पे 10% कमीशन देना है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिलो। तो कंडीशन क्या बोला है? ये जो आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने से जो आएगा, उसके ऊपर 10% कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर देना पड़ेगा 10% कमीशन, ऐसे लिखते हैं।
इसके ऊपर देना चाहिए 10% कमीशन, ऐसा कंडीशन था। बट हुआ क्या, यहाँ पर हमें कमीशन दे दिया है कि किसको कितना कमीशन मिला है। पी को मिला है, डिपार्टमेंट पी वाले को मिला है 9000 इन 90, 60 और 45। अच्छा ये 90 है। एस को मिला है 60 और क्यू को 45, इनको मिला है 45,000। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इनको जो कमीशन दिया गया है उसका कैलकुलेशन कैसे किया गया था, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर। अच्छा ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, ये कमीशन नहीं है, ये कमीशन नहीं, ये सब क्या है, ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, ये सब है हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट। अब यही बोला है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसे निकल के आया है, मैनेजर का कमीशन चार्ज कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज बिलो। तो बोल रहा है ये जो अमाउंट कैलकुलेटेड है ये कैसे कैलकुलेटेड है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट ये जो कैलकुलेट किया गया है ये मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस नहीं किया गया है। यानी ये सब्जेक्ट टू वाला कंडीशन इन्होंने फॉलो नहीं किया है, यानी गलत किया है। ठीक है, गलत कैलकुलेशन किया है अकाउंटेंट ने, हमें इसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को क्या कैसे पता चलेगा कि हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या है, कैसे करना है, हर एक डिपार्टमेंट का अपने अपने नेट प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना है, वहां से 10% कमीशन जो देना है उनके मैनेजर को वो लेस करना है, फिर जो आएगा वो होगा डिपार्टमेंट का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इन्होंने निकाला है लेकिन एक गलत तरीके से निकाला है। क्या किया है, इन्होंने मैनेजर कमीशन को लेस कर दिया, डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली क्या कर दिया है, मैनेजर कमीशन को लेस कर दिया 10% के हिसाब से। ठीक है, और अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस नहीं किया, मतलब नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन दे दिया, बट नेट प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे मैनेजर का कमीशन देना था इनको। ठीक है, उस पे मैनेजर का कमीशन देना था इनको, जो कि इन्होंने गलत किया है। तो हम लोग को इसे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना स्टॉक रह गया है। ये देखो पी ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया था, अब सोचो जैसे पी का बात आ रहा है, पी किसे ट्रांसफर कर सकता है, एस और क्यू को, तो एस का क्लोजिंग स्टॉक रह गया है 18,000 और क्यू का रह गया है 14,000। ट्रांसफर फ्रॉम एस, एस ने ट्रांसफर किया होगा पी और क्यू को, इसीलिए पी और क्यू के कॉलम में लिखा हुआ है 48,000 38,000, मतलब एस ने जितना स्टॉक पी को ट्रांसफर किया था उसमें से पी ने 48,000 नहीं बेचा या फिर नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक रह गया, और क्यू के पास 38,000 का क्लोजिंग स्टॉक रह गया एस के तरफ से। ठीक है, क्यू के तरफ से पी के पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो है 12,000 और क्यू ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया था उसमें से एस के पास बचा हुआ है 8,000। फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, क्योंकि गलत कर दिया उन्होंने, कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब सीधा बात है जैसे बोला है उस तरह से करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाने हमें बोला है। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट जो बचेगा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, और ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। तो डिपार्टमेंट कितने सारे हैं, पी एस क्यू, एस क्यू, क्यू एस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हमारे पास जो गलत प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर, हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है, ये वाला। ठीक है, हम लोग के पास ये वाला प्रॉफिट है, ये वाला, ये गलत तरीके से कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद जो है उसी को इन्होंने डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बता दिया, ये वाला हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो हम लोग के पास है, और वो कितना कितना है, पी में है 90,000, एस में है 60,000, तो 90,000, 60,000 और ये वाला है 45,000। ठीक है,
45,000। अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग इसमें मैनेजर कमीशन को ऐड बैक कर देंगे। हम लोग के पास ये वाला प्रॉफिट है, अगर इसमें हम लोग मैनेजर कमीशन को ऐड बैक कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सोचो, अगर हम लोग जो गलत किया हुआ है उसको सही करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें ये पता करना है कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट हर एक डिपार्टमेंट में हुआ कितना था। अगर हम लोग ये पता कर लेते हैं तो ये जो गलती हुआ था कि अनरियलाइज प्रॉफिट लेस नहीं करके मैनेजर कमीशन को लेस कर दिया गया था, उसके बदले हम लोग अगर ये प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप में नहीं जाके इसको अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। एक स्टेप इन्होंने ऑमिट कर दिया, ठीक है, इस वजह से इनका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो गया, क्योंकि इनका कंडीशन था कि इसी तरह से कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसमें प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन को ऐड कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं मैनेजर कमीशन, ऐड कर देंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब हर एक डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट मैनेजर कमीशन कितना है, मैनेजर का कमीशन है 10%। सोचो, इस पॉइंट को एक बार सोचो, मैनेजर कमीशन कितना है, मैनेजर का कमीशन है 10%, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ये रहा मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपीज है तो उसमें से मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा, 10 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन चार्ज वो 90 रुपीज हो जाएगा। इस चीज को अगर हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मैनेजर का कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपीज होगा तो मैनेजर का कमीशन 10 होगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन 90 हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट मेथड में ले जाए तो ये कितना परसेंट बताएगा, अगर इसको परसेंटेज में भी देना चाहते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर नेट प्रॉफिट 100% है तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10%, तो बचा हुआ अमाउंट होगा 90%, ठीक है। तो ये कितने का वैल्यू बता रहा है, मैनेजर कमीशन कितने का वैल्यू बता रहा है, बोलो, 10%, 90% या 100%। और ये प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन ये कितने का वैल्यू बता रहा है, मुझे ये बताओ। अगर ये बता पाते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बोलो। प्रॉफिट ये 90%। 90%। कौन सा 90% है, बोलो। ऊपर वाला 90,000। हाँ, ये 90% को समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कितना परसेंट बता रहा है, 10%। 10%, ठीक है। तो ये अगर 90% है तो 10% कितना होगा, इक्विवेलेंट करके कैलकुलेट करो। अगर, हाँ बोलो, 10,000। 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60,000 90% के बराबर है, 10% कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट करो, 60,000 डिवाइडेड बाई 90%, लिखोगे तो लिख सकते हो, या फिर दोनों जगह से परसेंट हटा दो, इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6,6,6,7। अब दूसरा वाला 45,000 अगर 90 के बराबर है तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 5,000। अब टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 1 लाख। यहाँ पर टोटल करो 66,667, यहाँ पर टोटल करते हैं 50,000, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर ये जो एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट का जो नेट प्रॉफिट आया तो वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग जो है सही तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले माइनस करना पड़ेगा अनरियलाइज प्रॉफिट, ये इनका कंडीशन था, ठीक है। ये कोई रूल्स नहीं है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स है, ठीक है। ये लोग माइनस करना चाहते हैं पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को, उसके बाद जो बचेगा उसमें से मैनेजर को कमीशन देंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, बट लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कौन सा वाला प्रॉफिट आ रहा है, ऐसे लिखो, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। ये हमें मिल जाएगा और यही हमें चाहिए। अब इसमें से हम लोग क्या पे कर पाएंगे, लेस कर पाएंगे मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। देने के बाद जो बचेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट लिख लेते हैं पी, एस और क्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट पी जो है, डिपार्टमेंट पी लिखा मैंने। पी किसको किसको स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है, हम लोग बिना क्वेश्चन देखे बोल सकते हैं पी किसको किसको स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ इतना बताओ, फिर हम लोग अमाउंट देख के लिखेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मुझे बोलो पी किसको किसको ट्रांसफर कर सकता है स्टॉक, एस को कर सकता है, क्यू को, पी खुद को तो नहीं करेगा। तो एस को जो ट्रांसफर किया है उसमें से जो बच गया है क्लोजिंग स्टॉक, उसी में हमें ढूंढना है अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है, क्योंकि जो बिक गया उसमें तो प्रॉफिट रिकवर कर लिया है कस्टमर से। तो 18,000 और 14,000, ये रहा 18,000 और यहाँ पर हो जाएगा 14,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्यू, ठीक है। थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगा, तुम लोग भी थोड़ा जगह रख दो। डिपार्टमेंट एस, ठीक है। एस किसको किसको ट्रांसफर कर सकता है, पी को करेगा, क्यू को, ऑब्वियसली खुद को तो नहीं ट्रांसफर करेगा। तो 48,000 और 38,000 एस ने जो ट्रांसफर किया था उसमें से पी के पास 48,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है और क्यू के पास 38,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंट क्यू, ठीक है। अब क्यू किसको ट्रांसफर करेगा, खुद को नहीं करेगा, बाकी दोनों को कर सकता है। अब देखते हैं दोनों को किया था, हाँ 12,000 और 88,000 का इनके पास स्टॉक रह गया है, ठीक है। अब ये स्टॉक क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाला है और वो भी प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर होता है, हमें पता है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो उसके लिए क्या पता करेंगे कि पी जब एस को स्टॉक ट्रांसफर करता है तो कितना प्रॉफिट लगा के करता है, और क्यू पी जब क्यू को ट्रांसफर किया था तो कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया था। तो ये वाला ड्रॉ से देखो, पी ने जब एस को ट्रांसफर किया तो 25% ऑन कॉस्ट पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये किसका वाला लिखा मैंने, एस वाला, ठीक है, एस वाला। और ये व्हाइट कलर से ही मैंने पी के लिए दिखाया था, पी टू एस और पी टू क्यू। 15% ऑन कॉस्ट, यहाँ पर लिख दिया मैंने 15% ऑन कॉस्ट। ये कौन सा वाला हो गया, क्यू वाला, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब मुझे बोलो ये 25% क्या यहाँ पर डायरेक्ट लगेगा, क्या ये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर हम लोग किसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं बोलो तो, एस का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्योंकि एस का प्रॉफिट वो होता है जो वो दूसरे किसी को ट्रांसफर करता है या कस्टमर को बेचता है। हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि पी का कितना प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, मतलब पी ने जितने में सेल किया होगा उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक बचा हुआ है ये एस के लिए स्टॉक है, लेकिन पी के लिए ये क्या है, मुझे ये बताओ कि एस के लिए वो स्टॉक है। अब उसके लिए देखो ये मेरा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पर मैंने जो बोला था 120 में एक्स ने सेल कर दिया वाई को, तो वाई के लिए 120 क्या है, ये सेल है कि उसका कॉस्ट है, बताओ। 120 एक्स के लिए क्या है और 120 वाई के सेल लिए, हाँ एक्स के लिए उसका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, ठीक है। एक्स के लिए सेल प्राइस है, लेकिन वाई के लिए क्या प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। हाँ कॉस्ट प्राइस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे परचेस प्राइस, एक ही बात है। परचेस प्राइस ही कॉस्ट में ही होता है, जिसपे जो पैसा खर्चा करके हम लोग कुछ लेते हैं वही हमारा कॉस्ट होता है। तो हम लोगों ने वाई यानी 120 रुपीज में हम लोगों ने इसे खर्च परचेस किया, ठीक है। अच्छा तो ये वाई के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी वाई के पास जो स्टॉक बच गया वो वाई का कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो तो एक्स का इंक्लूडेड है, ये जो प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा है 4 रुपीज इंक्लूडेड है, ये एक्स का इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो इसमें किसका इंक्लूडेड है, पी का है। तभी तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि पी ने एस को कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया था। बट इतना कुछ फिर से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। क्या इस पे 25% लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट पी का डिटरमाइंड प्रॉफिट है। तो पी के लिए जो स्टॉक उसने एस को बेचा था क्या वो उसका कॉस्ट प्राइस था कि सेल प्राइस था, सेल प्राइस। तो क्या ये 25% डायरेक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा प्राइस है, ये यस मैम। सेल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्या है, ये सेल प्राइस फॉर क्या है, पी है ना। तो प्रॉफिट कौन कमाएगा, जो बेचने वाला है कि जो खरीदने वाला है, ये सेल प्राइस फॉर पी है और बेचने कॉस्ट, वाला।
हाँ, कॉस्ट प्राइस फॉर एस है, ठीक है, बात को समझो, ये सेल प्राइस फॉर पी है, ये कॉस्ट प्राइस फॉर एस है। क्या ये एग्री हो तुम लोग? क्योंकि पी ने जो ट्रांसफर किया था टोटल, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता कितना किया था, लेकिन उसमें से 18,000 बच गया, तो 18,000 जो है वो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस फॉर एस है। एस के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका प्राइस है 18,000। एस बोलेगा मेरे पास 18,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसी स्टॉक को देख के पी बोलेगा कि मैंने जो स्टॉक सेल किया था इसको, उस उसमें से 18,000 पड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट किसने कमाया था इस स्टॉक में? पी ने कमाया था, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर करके पी ने प्रॉफिट कमाया था। तो पी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो पी ने बता दिया, मैंने तो 25% लगा के इसको भेजा है। 25% किस पे? कॉस्ट पे, ठीक है। तो 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन क्या ये पी का कॉस्ट प्राइस है? मुझे ये बताओ, क्या ये पी का कॉस्ट प्राइस है कि हम इस पे लगा दे? नो मैम, ये पी का कौन सा प्राइस है? 18,000 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है, इसीलिए यहाँ पर ये बेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा और ये काफी अच्छे तरीके से हमें समझना पड़ेगा। ये इसका मतलब पी का जो है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पी का अगर 25% ऑन कॉस्ट है, दैट इज कितना परसेंट ऑन सेल होगा। इसका एक सिंपल तरीका हम बताते हैं, ये हम कॉस्ट में भी बताते हैं, हर जगह जरूरत होता है, इसको अच्छे तरीके से सीखो। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, क्या बोला है? 25% ऑन कॉस्ट, क्या था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट पे 25%, तो कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, 125। 125, ठीक है, 125 हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेल है, 18,000 हमारा सेल का प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक तरीका होता है, इससे भी एक आसान तरीका होता है, या तो ये इक्विवेलेंट कर लो या फिर इससे एक आसान तरीका होता है, ये देखो 25/100, 25% का मतलब, एंड 25 इंडिकेट प्रॉफिट एंड 100 इंडिकेट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये 1/4 हो जाएगा। 1 रुपया प्रॉफिट है जब 4 रुपया कॉस्ट है, ठीक है। तो सेल प्राइस कितना होगा? अगर किसी चीज को हम लोगों ने 4 रुपए में खरीदा और उसको बेचा तो 1 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा होगा? अगर हम लोगों ने किसी चीज को 4 रुपए में खरीद के जब बेचा तब 1 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो कितने में बेचा होगा? 5 रुपये। 5 रुपए। तो सेल प्राइस 5 हो गया, जैसे 125 लिखे थे ना, तो सेल प्राइस 5 हो गया। और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कांस्टेंट ही रहता है, उसका बेस अलग हो सकता है। हम लोग कभी बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, कभी कभी हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो उससे प्रॉफिट का अमाउंट चेंज नहीं हो जाता है। अगर हम लोग कॉस्ट पे निकालेंगे तो 1/4, सेल पे निकालेंगे तो 1/5, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, इससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/5 ऑन सेल, ये अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इक्विवेलेंट मेथड से अगर करेंगे तो यहाँ पर 1/5 लगाने पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1/5 लगाने पे कितना आया देखो? 3,600। 3,600। सिमिलरली यहाँ पर देखो 15% ऑन कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट पे नहीं लगेगा ना, क्यों? क्योंकि पी के लिए ये तो सेल प्राइस है, पी ने जो क्यू को ट्रांसफर किया था, क्यू के पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो पी के नजरिए से उनका सेलिंग प्राइस है, तो सेल जो किया है उसी ने प्रॉफिट कमाया है, तो इस पे तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो 14,000 है, इस पे हमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो पता है, प्रॉफिट ऑन सेल ढूंढेंगे। 15% मतलब 15/100, तो 15 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है। और ये 100 क्या है? ऑन कॉस्ट बोला, ये कॉस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इतना है तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरह से भी कर सकते हो, देखो प्रॉफिट 15 कांस्टेंट ही रहेगा, अगर इसको 1826। 1826, करेक्ट, 1826 होगा। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? प्रॉफिट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर 15 रुपए प्रॉफिट कमा रहे, 100 रुपए को 100 रुपए का चीज बेच के, यानी उसको हम लोगों ने 115 में बेचा होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो इस पे कितना इंटू हो जाएगा? इंटू 15/115, ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 1/4 1/5। अगर 25 भी रख देते तो भी चलता, 25/125 तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि 25/125 मतलब ही 1/5 होता है, ठीक है। तो ये तरीका काफी आसान है और इससे करोगे तो काफी जल्दी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया। यहाँ पर आ गया 1826,
6, ठीक है। तो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिपार्टमेंट पी का कितना हुआ? डिपार्टमेंट पी ने जिनको जिनको ट्रांसफर किया और उन्होंने जितना जितना स्टॉक नहीं बेचा उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो टोटल बताओ, टोटल पी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ? ये दोनों को ऐड करने से पता चलेगा, 6 2 और ये कितना हो गया? 8 और 6 14, 5426 5426, ठीक है। अब ध्यान से इस पे देखो ये कैसे होगा, इस पे भी हम इसी तरह से करके दिखा रहे हैं। एस दो जन को ही ट्रांसफर कर सकता है, पी को और क्यू को, ठीक है। तो एस ने, ये रहा एस ने पी को जब ट्रांसफर किया, रेड कलर से मैंने लिखा है, पी को किया है 20% ऑन सेल, क्यू को किया है 30% ऑन सेल। 20% ऑन सेल्स और ये वाला लिखा नहीं मैंने, 15/115 ऑन, अच्छा, और क्यू को किया है 30% ऑन सेल्स। ये अच्छा है, देखो इसमें हमें सेल के ऊपर ही प्रॉफिट बता दिया, ठीक है। 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट है यही बता दिया, तो हमें और चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एस ने सेल किया था पी को, ठीक है, और उसने प्रॉफिट कितना कमाया है? सेल प्राइस पे 20%, तो ये तो उसका सेल प्राइस ही है। अब हम लोग इस पे डायरेक्ट 20% लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सेल प्राइस होता है, तो डायरेक्ट 20% लगाएंगे, इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं। इसमें क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट में दिया हुआ था, तो हमें ज्यादा मेहनत करवाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब 20% मतलब कितना हो जाएगा? 9600, ठीक है, और इसका 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 1100, ठीक है। 11,400 दोनों को ऐड कर लेते, टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 21,000। अच्छा, अब ये देखो क्यू वाला देखते, क्यू ने किसको किसको ट्रांसफर किया होगा? क्यू पी को ट्रांसफर कर सकता है और एस को ट्रांसफर कर सकता है। अब देखते कितने में ट्रांसफर किया है। क्यू ने पी को ट्रांसफर किया है 20% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा, इसको किया है 20% ऑन कॉस्ट और इसको क्या है 10% ऑन कॉस्ट। फिर से वही प्रॉब्लम, क्योंकि कॉस्ट बता दिया, लेकिन क्यू ने जो ट्रांसफर किया है, क्यू अपना प्रॉफिट कॉस्ट पे बता रहा है। अगर सेल पे बता देता तो कितना अच्छा होता, हम लोग डायरेक्टली लगा देते, क्योंकि ये सब तो सेल प्राइस है क्यू के तरफ से। तो क्यू का 20% ऑन कॉस्ट है, दैट इज सेल पे कितना होगा? तो 20% प्रॉफिट है, मतलब 20 रुपीज प्रॉफिट है। कितने रुपए का स्टॉक बेच के? 100 रुपीज का। तो बेचा कितने में होगा? देखो 20 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है, कॉस्ट है 100, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 20% ऑन कॉस्ट मतलब 20/100, तो ये क्या हो गया? कॉस्ट, और ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो सेल प्राइस कितना होगा? अगर 100 रुपए का चीज बेच के 20 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिए हैं, तो कितने में सेल किया होगा? बोलो कितने में सेल किया होगा? 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाए हैं 100 रुपीज का स्टॉक बेच के। सेल प्राइस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 120 120, ठीक है। और इसका भी कर लेते हैं, दैट इज and ये 2000 अच्छा 2000, हाँ 12,000 पे यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखो 12,000 पे हो जाएगा 20/120, तो ये कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है, 2000। अच्छा, ये वाला बताओ, नेक्स्ट ये वाला बताओ इनका। 727 हाँ 727, ये देखो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 10 रुपीज प्रॉफिट है 100 रुपए का सामान बेच के, क्योंकि परसेंटेज है तभी तो 100 मान रहे हैं। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परसेंट बताने से, जैसे तुम लोग अगर बोलते हो 50% मिला, तो मुझे पता चलेगा ना 100/50, तो इसीलिए 10% मतलब 10/100, एंड 100 क्या है? कॉस्ट है, 10 क्या है? प्रॉफिट है। तो 10 रुपीज प्रॉफिट कमाया 100 रुपए का सामान खरीद के, यानी उसको कितने में बेचा होगा? 110 में, ठीक है, 110 में बेचा होगा, क्योंकि सेल प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया, तो इसका मतलब 10/110, ये यहाँ पर लगाते हैं 10/110। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 727। अब ये दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो 2727। अब इस चीज को वहां लिखना पड़ेगा। बोलो कितना कितना आया हम लोग का अनरियलाइज प्रॉफिट? ये लास्ट वाला तो आया 2727, इसके आगे वाला आया टोटल में 21,000, और इसके आगे 5426। अब माइनस करो, माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा?
ये तो हो गया 66754। मैम फर्स्ट वाले का 94574। हाँ 94,574, 45,667, और ये कितना हो जाएगा? 47273। 47 होगा, देखो 47,273। 47 ही हो रहा है। अच्छा, अब इस पे 10% मैनेजर का कमीशन देना है, तो 10% तो 945 कितना हो जाएगा? 9457 हो जाएगा आई थिंक, और ये हो जाएगा 4566.7, यानी 4567 कर देते हैं, और ये 10% होने पे 3 पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 4727 ऐसे हो जाएगा। अब माइनस कर दो, माइनस करने से करेक्ट प्रॉफिट पता चल जाएगा, जितना आएगा उतना ही होगा, माइनस करने से पता चल जाएगा। 94,574 माइनस 9457, तो 85,117, 45,667 माइनस 4567, 41,100, और 47,273 माइनस 4,727, तो ये हो गया 42,546। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन काफी छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन पजल जैसा लगता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा 2-3 क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क में देंगे, तुम लोग करोगे तो समझ जाओगे कि कैसे करके होगा, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। लेकिन काफी टाइम लगा मुझे ये बोलने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पजल जैसे होते हैं कि कौन कौन सा क्या प्रॉफिट है, बेस क्यों चेंज हो रहा है, किसके लिए कौन सा सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे 5-6 मार्क्स का भी आ जाता है, और इस ये मतलब जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसमें भी इसका यूज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके बाद वाला ही करते चलो, इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे करके कैलकुलेशन होगा। इलास्ट्रेशन 6 में बोला है मेसर सुमन एंटरप्राइज हैज 2 डिपार्टमेंट। सुमन एंटरप्राइज पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इनका 2 डिपार्टमेंट है, एक है फिनिश्ड लेदर एंड शूज। ठीक है, शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय द लेदर डिपार्टमेंट। इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बना रखा है, एक है लेदर डिपार्टमेंट जो लेदर खरीदता है, और एक है शू डिपार्टमेंट जो लेदर डिपार्टमेंट से लेदर को कलेक्ट करके शूज बना के, मतलब फिनिश गुड्स बना के मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट लेदर डिपार्टमेंट एज एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय द लेदर डिपार्टमेंट। अब लेदर डिपार्टमेंट जो सप्लाई कर रहा है शूज डिपार्टमेंट को एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें कर रहा है, मतलब प्रॉफिट लगा के कर रहा है। जैसे सेलिंग प्राइस का बात आ रहा है, इसका मतलब सेल कर रहा है, सिर्फ कॉस्ट में ट्रांसफर करता तो वो बताया जाता, तो सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कमाया जा रहा है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में। अब कौन कमा रहा है? फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट सू डिपार्टमेंट से कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं कि सू डिपार्टमेंट उससे प्रॉफिट कमा ले। सू डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाता है कस्टमर को जो है शूज बेच के। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। हमें क्या करना है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देना है। ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, परचेज बता दिया है, दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स बता दिया है। अब देखो क्या बोला है, ट्रांसफर टू शू डिपार्टमेंट। तो लेदर डिपार्टमेंट क्योंकि शू डिपार्टमेंट को लेदर ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर 30 लाख का ट्रांसफर किया है। किसने किया है? लेदर डिपार्टमेंट ने। कौन से डिपार्टमेंट को किया है? शू डिपार्टमेंट के लिए। ये 30 लाख किसके लिए सेलिंग प्राइस है और किसके लिए कॉस्ट प्राइस है? बताओ, किसके लिए सेल है, किसके लिए कॉस्ट है? ये 30 लाख किसका सेल वैल्यू है और किसका कॉस्ट वैल्यू है? टू के लिए कॉस्ट प्राइस है और डिवाइस हाँ बोलो, एक बार और एक बार बोलो। के लिए कॉस्ट प्राइस है। शू के लिए कॉस्ट प्राइस है, अच्छा हाँ, और लेदर के लिए ये सेल प्राइस है। ठीक है, लेदर ने सेल कर दिया है, लेदर डिपार्टमेंट ने सेल कर दिया। यानी जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग कहां पर दिखाएंगे? ये बाई साइड में जो सेल्स लिखते हैं लेदर के कॉलम में बाई साइड में दिखाना पड़ेगा। अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी इतना हमारे लिए काफी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी कहा जाता है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। मैंने लास्ट दिन भी बोला था, यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाने बोला है, यानी ट्रेडिंग में ही चला जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। रेंट वेयर हाउसिंग ये कहाँ जाएगा?
रेंट और वेयर हाउसिंग का खर्चा कहाँ जाता है बोलो, ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा? पीएल में जाना चाहिए है ना। रेंट का खर्चा कहाँ जाता है, पीएल में जाता है। स्टॉक बता दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या बोला है, द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। मतलब ये बता रहा है कि लेदर डिपार्टमेंट क्योंकि ट्रांसफर करता है शूज डिपार्टमेंट को स्टॉक, तो शूज डिपार्टमेंट के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्या उसमें लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक का पोर्शन रह सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है और शू डिपार्टमेंट के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे कि ये वाला 5 लाख, क्या इसमें लेदर डिपार्टमेंट का भी पोर्शन इंक्लूडेड है? ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या लेदर डिपार्टमेंट का पोर्शन इंक्लूडेड है कि नहीं है? मतलब लेदर यस मैम। डिपार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि कितना इंक्लूडेड है, 75% इंक्लूडेड होता है लेदर का इनके स्टॉक में और 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर नहीं लेते, देखो ये खुद भी मार्केट से खरीदते हैं। तो इनका जो क्लोजिंग स्टॉक बना वो कैसे बन सकता है, मुझे ये बताओ, इनका क्लोजिंग स्टॉक कैसे बन सकता है? ये परचेज वाला पोर्शन भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लिया था वो भी इंक्लूड हो सकता है। ये तो टोटल में बता रखा है ना, तो मार्केट से भी खरीद रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है वो दोनों का मिक्सड अप बन सकता है। मिक्सड अप का रेशियो बता दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बनता है उसमें 75% लेदर है और 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है। मतलब अदर एक्सपेंसेस मतलब मार्केट से खरीदा गया जो स्टॉक है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। ये हमें क्या बता दिया पता है, कंटेंट रेशियो। जैसे चाय बनाते हो, अगर मान लो सिर्फ दूध से बना रहे हो, ठीक है, तो 100% मिल्क हो गया। अगर पानी और जो दूध दोनों को मिक्सड अप करते हो, मान लो 10% पानी 90% मिल्क ऐड किए हो, ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, जो चाय बना है उसमें 10% पानी है और 90% जो है वो मिल्क है, तो दोनों को मिला के वो चाय बनाए, फिनिश गुड्स बनाए। उसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्योंकि दो जगह से जो है स्टॉक लिया जा रहा है, एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से लिया जा रहा है एंड दूसरा जो है वो लिया जा रहा है हमारा मार्केट से, क्योंकि परचेस किया है इन्होंने, तो इसीलिए ये रेशियो, इसको बोला जाता है कंटेंट रेशियो, कितना कंटेंट हो रहा है। तो रेशियो है 75 और 25। द फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्नड ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ, ये देखो 15% इन 2001 एंड 2002। अब ये क्यों दे दिया है, लेदर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट बताए, वो भी प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये 2002-3 है, तभी तो 31 मार्च 2023, जबकि हमें प्रॉफिट बता दिया है कि सॉरी, ये कितना जीपी का रेट बता दिया है। जीपी पर मतलब पता है, तो जीपी मतलब स्टॉक बेच के प्रॉफिट, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। जीपी अगर कुछ ना बताए हमेशा सेल पे ही एजम्पशन लिया जाएगा, क्योंकि जीपी जो है वो सेल पे ही आता है, ट्रेडिंग में तुम लोग देखते हो। अगर बता दे जीपी ऑन कॉस्ट तभी उसे सेल में ट्रांसफर करना पड़ता है, अदरवाइज कभी नहीं। तो फिनिश लेदर ने 15% लास्ट ईयर जो है प्रॉफिट का रेट कमाया है, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि देखो इनके पास सू डिपार्टमेंट के पास एक ओपनिंग स्टॉक भी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो किसी मतलब इसके पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर में क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हुआ है। अब इस स्टॉक में बताओ कौन सा स्टॉक का पोर्शन है। इस स्टॉक में भी हमारा मार्केट से लिया गया स्टॉक का भी पोर्शन होगा और इनसे ट्रांसफर लिया गया स्टॉक का भी पोर्शन होगा। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि ये स्टॉक प्रॉफिट रिलेटेड स्टॉक है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो मार्केट से लिया गया है उसका भी पोर्शन है, लेकिन मार्केट वाले कितने प्रॉफिट कमाते नहीं पता, खुद का डिपार्टमेंट से लिया वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कितना कितना है, तो हम लोग को पता है कि किस रेशियो में होता है, 25 और 75, ठीक है। तो इसी रेशियो में इसमें भी होगा, तो इसमें हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट किसने कमाया है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हमेशा इसने कमाया, क्योंकि इसने सेल किया, इसने परचेज किया, तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया, 15%। अगर हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं देगा तो हम लोग कैसे उससे स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो पता होना चाहिए, जो अभी हमें क्वेश्चन में देखो दे रखा था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, चाहे कॉस्ट में दे सेल में दे, हमें दे रखा था कुछ ना कुछ, यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसीलिए
प्रीवियस ईयर का हमें बता दिया है, इसको यूज करके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से यानी इस साल के ओपनिंग स्टॉक से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस बताए बिजनेस का होल अमाउंट, जनरल एक्सपेंसेस जनरल पीएल में जाता है, हमें अपोर्शन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोर्शन करना होता अगर तो उसके लिए कुछ बेसिस दिया हुआ रहता है, जब कुछ दिया नहीं है तो ये जनरल एक्सपेंसेस लैंग्वेज ही हमें बता रहा है कि ये जनरल पीएल में अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब ये जो है इसमें भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट का रेट क्या होगा, क्या यही वाला रेट होगा, नहीं, ये तो 1-2 ईयर है, ये तो 2-3 का ईयर है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना प्रॉफिट जो है इस पे लगाए, तो हम लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट अभी करेंगे ना डिपार्टमेंटल प्रॉफिट अकाउंट से, वहां से चेक कर लेंगे कि इस बार इस साल फिनिश लेदर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो उतना ही प्रॉफिट वो शू डिपार्टमेंट से भी चार्ज किया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें बता दिया है शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय द लेदर डिपार्टमेंट एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। यानी ये मार्केट में जब बेचता है, बेचता भी है, ये देखो मार्केट में जब बेचता है तो भी जितना प्रॉफिट कमाता है, ये अपने डिपार्टमेंट को बेचता है तो भी उतना ही प्रॉफिट कमाता है। यानी इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए भी ये सेम रेट रख रहा है और मार्केट के लिए भी सेम रेट रख रहा है। इसीलिए हम लोग मार्केट वाला परसेंटेज रेट निकाल लेंगे इनका और उस पर अप्लाई करेंगे। अब देखो करने से समझ में आएगा, और हम ज्यादा नहीं बोल रहे, अब करोगे तब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें करना है। तो इलास्ट्रेशन 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 6, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2003। पर्टिकुलर्स, अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम फिनिश्ड लेदर और शू डिपार्टमेंट, तो ये हम लिख देते हैं ऐसे, फिनिश्ड लेदर और शूज। ठीक है, और एक टोटल कॉलम भी बना लेते हैं। ठीक है, टोटल पर्टिकुलर्स, इसमें कुछ डेट होता नहीं इसीलिए हम डेट कॉलम नहीं दे रहे। ठीक है, फिनिश्ड लेदर और शूज टोटल। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, जैसे होता है नॉर्मली हम लोग अपना ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 30,20,000 4,30,000। 4,30,000 तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 34,50,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज, परचेज है 1,50,00,000 और 2,60,000। 1,50,00,000 और 2,60,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,52,60,000। ये हो गया परचेज। अच्छा, सेल्स, सेल्स है 18,00,000 और 45,00,000, नहीं 1,80,00,000 और 45,20,000। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई सेल्स 1,80,00,000 और 45,20,000। हाँ, टोटल करने पे कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 2 करोड़ आ रहा है, 2,25,20,000। ठीक है, ये हो गया सेल्स। अच्छा, ट्रांसफर टू शू डिपार्टमेंट, अब देखो इसको कैसे लिखना चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। ऐसा क्यों, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर।
अब देखो, जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो एक डिपार्टमेंट के तरफ से वो सेल है, दूसरे डिपार्टमेंट के तरफ से वो परचेस है। तो परचेस कौन कर रहा है? शू डिपार्टमेंट। यानी टू साइड में हम लोग परचेस लिखते हैं, तो ये 30 लाख शू के कॉलम में आ जाना चाहिए, क्योंकि शू ने 30 लाख का परचेस किया है, शू डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और बाई साइड में ये सेल हो रहा है, सेल किसने किया है? फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पर हो गया 30 लाख। अगर इसको ऐसे लैंग्वेज यूज कर सकते हो, सिंपल टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, या फिर अगर और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, ये शू डिपार्टमेंट बोल रहा है मैंने परचेस किया है, तो वो लिख सकता है टू ट्रांसफर फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट, ये लिख सकता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ट्रांसफर टू शू डिपार्टमेंट, ठीक है। ये लिख सकता है, शू डिपार्टमेंट लिख सकता है टू, क्योंकि वो लिख रहा है मैंने परचेस किया, तो वो लिखेगा टू ट्रांसफर फ्रॉम फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट। और ये लिखेगा बाय ट्रांसफर फ्रॉम, सॉरी, बाय ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट। अगर इतना लिखने में कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी में हो सकता है कि गलत लिख दो, तो बेटर ये है कि लिखो टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो है 5 लाख। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5 लाख। अच्छा सॉरी, पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका है क्योंकि यही मैन्युफैक्चरर है, 5 लाख। अच्छा, अब हम लोगों को प्रॉफिट जीपी कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो हम लोग जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, फिर हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जीपी देख लेते हैं कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा देखो, कितना आ रहा है एक बार चेक करो। ये हो गया 2 करोड़ 10, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख 20 और 5 लाख, मतलब 17 लाख 20। 2 करोड़ 22 लाख 20,000, 2 करोड़ 22 लाख 20,000, 2 करोड़ 22 लाख 20,000 माइनस 30 20 और 3 जीरो, माइनस 1 करोड़ 50 लाख, तो ये हो गया 42 लाख। यहाँ पर जीपी आ जाएगा 42 लाख। तो इसका टोटल करते 45 20 प्लस 5 लाख, 50 लाख 20,000, 50 लाख 20,000 माइनस, ये हो गया 4 लाख 30, माइनस 2 लाख 60, माइनस 35 लाख, 8 लाख 30,000। और ये टोटल कितना हो जा रहा है? ये दोनों का टोटल हो जाएगा 2 2 2 2, 4 बार, 4 जीरो, 50 20, 72, ये गलत आ गया, 25, 2 करोड़ 25 20 30। मैम 2724 अच्छा, हाँ 2724 फिर 4 जीरो। अच्छा, और इधर 2724 फिर 4 जीरो, माइनस 345, 34 लाख 50, माइनस 152 6, 4 जीरो, माइनस 30 लाख, माइनस 5 लाख, अच्छा 50 लाख 30,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना है? एक तो है 42 लाख,
ये वाला 42 लाख, 8 लाख 30 और 50 लाख 30, 8 लाख 30 और 50 लाख 30। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस ये था यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 और 60,000, 1,50,000 और 60,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 60, ये ज्यादा लिख दिया मैंने, 60,000 है, तो ये हो जाएगा 2,10 है ना, 2,10,000, 2,10,000 हो जाएगा, काफी हेवी अमाउंट है, 2,10,000। अच्छा, रेंट और वेयर हाउसिंग 5 लाख और 3 लाख, टू रेंट एंड वेयर हाउसिंग 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख, 8 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। $42 लाख, 8 लाख 30, 50 लाख 30, यहाँ पर हो गया 42 लाख, 42 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा 6,50,000, 6,50,000, 35,50,000, 8,30,000 माइनस 3,60,000, 3,60,000, 4,70,000 और ये हो गया 50,30,000, तो 30,000 से 10,000 चला गया, 20,000 और 10 लाख, मतलब 40,20,000, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनरल पीएल। ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है। अब जनरल पीएल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होता है कॉन्सोलिडेट फॉर्म में कि उनको पता चले कि कंबाइनली क्या चल रहा है, ठीक है। तो जनरल पीएल में एक जनरल एक्सपेंसेस लिख देंगे, 8,50,000 का एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू जनरल एक्सपेंसेस। अगर कोई इनकम होता तो इनकम साइड में भी हम लोग लिख सकते थे, 8,50,000, ठीक है। अच्छा, ये ब्रॉड डाउन होगा, जैसे जीपी ब्रॉड डाउन होता है वैसे नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन होगा बाई नेट प्रॉफिट। अब अगर टोटल कॉलम बनाते हैं तो ये डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अगर बाई चांस टोटल कॉलम नहीं बनाते हो तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता, लेदर डिपार्टमेंट, शू डिपार्टमेंट, फिर दोनों का प्रॉफिट लिख के ऐड करके लिखना पड़ता, लेकिन हम लोगों ने टोटल कॉलम बनाया है तो इसका हम लोग यहाँ पर देख के ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अब देखो जब हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसका तो सही था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है लेदर डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये लोग मार्केट से ही खरीदते हैं और मार्केट वाले कितना प्रॉफिट लगा के बेचते हैं वो पता करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब शूज डिपार्टमेंट का जो 5 लाख आया, इसमें इसका क्या इंक्लूडेड था, इसमें इनका प्रॉफिट इंक्लूडेड था, या फिर ये वाला स्टॉक जो था ये भी प्रॉफिट इंक्लूडेड स्टॉक था। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड क्या इनका नहीं है, इनका भी है, लेकिन मार्केट से खरीदा हुआ प्रॉफिट इंक्लूडेड है जिसका पता करना नहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है वो इनसे ट्रांसफर किया हुआ डिपार्टमेंट से लिया हुआ प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो ट्रांसफर लिया गया था स्टॉक लेदर, ठीक है, लेदर था रॉ मटेरियल, वो प्रॉफिट लगा के लेदर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया था और प्रॉफिट कितना लगाया था वो भी बता दिया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना लगाया था 15%, क्यों, क्योंकि 15% इनका प्रीवियसली जो है ग्रॉस प्रॉफिट था। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल करके कितना प्रॉफिट अर्न किया, और इन्होंने मार्केट के हिसाब से ही अपने डिपार्टमेंट को भी सेल किया है, तो इन्होंने 15% प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया, मतलब इसमें 15% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो मैं एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जीपी गलत आ रहा है। मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बताए कि मेरा टोटल प्रॉफिट ये है
मेरा टोटल प्रॉफिट ये अमाउंट है 40,20,000 माइनस 8,50,000, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस वो माइनस कर देंगे तो वो गलत बताएंगे। क्यों गलत बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये डिपार्टमेंट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है स्टॉक में। अगर ये सारा स्टॉक सेल हो जाता, सपोज जो ट्रांसफर लिया गया है लेदर डिपार्टमेंट से वो पूरा स्टॉक अगर सेल हो जाता तब ये चीज नहीं करना पड़ता। क्योंकि पूरा स्टॉक सेल नहीं हुआ, स्टॉक बच गया, तो स्टॉक में इंक्लूडेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, देखो कैसे होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो कितना ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 4,30,000, ठीक है, 4,30,000, ठीक है। हम लोग इसमें क्या ढूंढेंगे, हम लोग इसमें पहले ढूंढेंगे कि कितना 4,30,000 में, यहाँ पर लिखते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, तो देखो 4,30,000 में कितना परसेंट जो है वो लेदर डिपार्टमेंट का स्टॉक हो सकता है, 75%। क्योंकि इसमें 75%, जैसे अगर मान लो कि 100% चाय बना है, उसमें 10% अगर मेरा पानी है और 90% मिल्क है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट इसी तरह से करेंगे ना। तो मेरा जितना स्टॉक है उसमें 75% जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से होता है, लेदर से, मतलब 100 में 75 यानी 4,30,000 में कितना होगा। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने कंटेंट रेशियो से सिर्फ अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो ये पता चलेगा। देखो हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, हम ये बता रहे हैं अगर 4,30,000 पे एक बार सिर्फ 75% हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 3,22,500। ये क्या आया पता है, ये आया 4,30,000 में कितना पोर्शन अमाउंट इंक्लूडेड है, किसका, लेदर डिपार्टमेंट का। और जितना इंक्लूडेड है उतने पे ही प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना चाहिए इनटू 15%, क्योंकि 15% प्रॉफिट रेट पे बेचा गया था, यानी 4,8375, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग नहीं करके, ठीक है। तो अगर 75% करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन सू डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट इनटू 15%। तो इससे क्या कैलकुलेट हो गया, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व जो है उसी को हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। तो 48,375, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे दिखाते हैं, देखो स्टॉक रिजर्व इक्वल टू, पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है टोटल, उसमें पोर्शन फाइंड आउट करना है, 5 लाख है। 5 लाख पूरा का पूरा जो है वो लेदर डिपार्टमेंट का नहीं है, क्योंकि ये लोग मार्केट से भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कितना होगा, 75%। ये कहां से पता चला, क्वेश्चन से। तो 5 लाख में अगर हम लोग 75% करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि 3,75,000 ऐसा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक में जो कि लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ था। अब लेदर डिपार्टमेंट मार्केट के प्रॉफिट रेट में ही इसको बेचता है। प्रॉफिट रेट कितना है, क्या 15% लगा दे, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 2012 का है, हमें 23 का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। अगर वो भी 15% होता है तो ठीक है, लगा सकते हैं। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ढूंढना पड़ेगा, अब वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट ऑफ जीपी फॉर 2000 टू 2003, ठीक है। जीपी कैलकुलेट करेंगे, किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो सेल करता है। रेट ऑफ जीपी फॉर, यहाँ पर लिख दो लेदर डिपार्टमेंट, ठीक है, लेदर डिपार्टमेंट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 42 लाख, ठीक है। जीपी बाई सेल्स इंटू 100 होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 होता है जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो या फिर परसेंटेज जो भी बोलो, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, तो जीपी कितना है 42 लाख, ठीक है, जीपी और इंटू 100। सेल्स कितना है, इन्होंने कितना सेल किया है, इन्होंने सेल किया है 1,80,00,000 का और 30 लाख का। ये दोनों ही हमें लेना पड़ेगा, ये दोनों ही तो सेल है इनका, ठीक है, ये दोनों ही लेना पड़ेगा। तो 1,80,00,000 प्लस 30 लाख कितना हो जाएगा। अगर सिर्फ 1,80,00,000 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, 1,80,00,000 और 30 लाख। गलत आ गया लग रहा है, 1,80,00,000 18, हाँ अब 30 लाख, 30 और 5 जीरो,
ये हो गया 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख। तो 42 लाख डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 10 लाख इंटू 100। तो 20% आ रहा है, ठीक है। तो 20% जीपी रेशियो आ गया, इसका मतलब इस पे 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 5 लाख इंटू 75% इंटू 20%, तो ये हो गया 75,000, ठीक है। 75,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये देखो, दो तरीके से तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट कहाँ लिखना चाहिए, अगर ओपनिंग स्टॉक इधर लिख रहा है तो इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, यानी ऑपोजिट में लिखना है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर जीपी कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग खर्चे को इधर लिखते हैं, सेल इधर लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होके वो जीपी दिखता है। तो अगर मुझे अपने प्रॉफिट को एलिमिनेट करके दिखाना है स्टॉक से, तो लेजर में कैसे लिखेंगे, ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा, 48,375। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है, इससे कुछ एलिमिनेट करना है तो इधर लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो कि है 75,000, ठीक है। और कुछ नहीं है, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आएगा तो नेट लॉस, बट यहाँ पर प्रॉफिट ही आएगा दिख रहा है, ठीक है। अब ये 75,000 प्लस 8,50,000, तो ये हो गया 9,25,000, ठीक है। और ये हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब ये 4 5 6, 40,68,375। अच्छा, ये हो गया 40,68,375। तो प्रॉफिट हो गया 31,43,375, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। और एक वे भी होता है जहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट को क्या, सॉरी, जो स्टॉक रिजर्व आया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट मतलब क्या, नेट कर सकते हैं। देखो, हम लोगों का जो भी प्रॉफिट आया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने दिखाया कि यहाँ पर देखो, और एक तरीके से भी हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एडिशनल स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब समझाते हैं क्या हो रहा है। देखो, हम लोग का ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना आया है, 48,375, और क्लोजिंग स्टॉक का आया है 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर 75,000 माइनस 48,375 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 26,625। अब जो पीएल हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पर देखो, जो पीएल हम लोगों ने बनाया था, अगर हम लोग यहाँ पर ये दो प्रॉफिट को अलग अलग नहीं लिख के इसका नेट कर देते, वैसे भी इसका नेट करोगे, देखो इधर 75 इधर 48, तो ये दोनों एडजस्ट होके कितना बैलेंस आ सकता है, यही वाला जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 26,625, और लेजर की तरफ से देखो इधर ही बैलेंस आएगा। फिर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या सेम आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तब हम लोग ये नहीं लिखेंगे, अगर हम लोग नेट लिखेंगे तो ये लिखने का जरूरत नहीं होगा। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सिर्फ क्लोजिंग या ओपनिंग लिखने का जरूरत नहीं है, टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल के लिखने से ही होगा। अगर टू साइड में आएगा टू साइड, बाई साइड में आएगा बाई साइड, लेकिन कब कौन से साइड में आएगा बता देते हैं। ये देखो, ऐसे लिखोगे तो भी सेम आंसर आता है कि नहीं, पहले वो चेक कर लो। 40,20,000 माइनस 8,50,000 माइनस 266,225, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है 31,43,375। हम लोग दोनों तरह से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने लिखा कि एडिशनल, ये देखो ये लैंग्वेज क्या यूज किया, एडिशनल स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअली ये जो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आया, अब देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक
बना है ना, वो कहाँ कहाँ से बन सकता है पता है? ये जो क्लोजिंग स्टॉक, देखो इस चीज को काफी अच्छे से समझना है हमें। ये जो क्लोजिंग स्टॉक बना है, ये किस चीज का मिक्सड अप हो सकता है? ये इस ओपनिंग स्टॉक का भी पोर्शन इसमें हो सकता है। हमें कंफर्मली तो कुछ भी नहीं पता। ये जो बना है, ये स्टॉक का कुछ हिस्सा भी इसमें रह सकता है, इसका हिस्सा भी इसमें रह सकता है, और ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का हिस्सा भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो तीनों का हिस्सा इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इसका भी हिस्सा इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसका तो हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट कर ही रखा है, स्टॉक रिजर्व, है ना, जिसमें हमारा 48,375 आया था और टोटल में आया 75,000 इस ईयर को जब क्लोज किया। तो इसका मतलब ये अमाउंट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टॉक में ये अमाउंट भी है, मतलब इसका भी पोर्शन इंक्लूडेड है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है कहाँ कहाँ से? ओपनिंग स्टॉक से बन सकता है, नए परचेज से बन सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से बन सकता है, तीनों से बन सकता है। यानी इसका अगर हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसका कर रहे हैं, मतलब इसमें जो है इसका जो पोर्शन इंक्लूडेड है उसको दो बार कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने नेट करके दिखाया। ये अगर नहीं लिखना है तो नेट लिख सकते हो, नेट स्टॉक रिजर्व। नेट स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 26,625। ठीक है, ये पॉजिटिव में आंसर आया तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव आता, मतलब माइनस में आता, मतलब ओपनिंग स्टॉक का ज्यादा होता और क्लोजिंग का कम होता, तो हम लोग इधर लिखते। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि तुम लोग अगर ऐसे लिखोगे तो सबसे आसान है, इधर ओपनिंग लिख दो, इधर क्लोजिंग। ओपनिंग नॉर्मली इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसका स्टॉक रिजर्व इधर एलिमिनेट करो, क्लोजिंग का इधर एलिमिनेट करो, ऑटोमेटिकली तुम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर इसके लिए तुम लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं, या फिर नेट लिखो, अगर ये लिखने में प्रॉब्लम है तो नेट लिखो, अगर ये नहीं समझ आता है तो नेट स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था क्लोजिंग। ये कौन सा था? ये था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर दिए तो बचा कौन सा? देखो, अगर क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है, तो ये हटाने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग का ही बचेगा, सिर्फ क्लोजिंग का दिखाएगा, वो नेट हो जा रहा है। ठीक है, कि सिर्फ इतना है तो ये क्लोजिंग का दिखा रहा है, और हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व टू साइड में लिखना चाहिए, इसीलिए ये अमाउंट हमें टू साइड में लिखना पड़ेगा। तीनों तरीके से मैंने बता दिया, जैसे ठीक लगे वैसे तुम लोग कर सकते हो, ऐसे लिख के भी कर सकते हो या फिर नेट करके कर सकते हो। ठीक है, नेट करके करने से डेबिट या क्रेडिट कहाँ आएगा वो भी कैसे समझना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितनी, ये कौन सा वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने? इलास्ट्रेशन 6 किया। ठीक है, इसके बाद एक बार देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसके बाद मेमोरेंडम स्टॉक वाला, ये दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसको हम लोग बाद में डील करेंगे। पहले हम ये बता देते हैं, देखो यहाँ से तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ये देखो। एक काम करते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम होमवर्क बताते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर सकते हैं, टाइम है हम लोग के पास। ये वाला, ये देखो, यहाँ पर दिया है डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट सी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट बी सेल गुड्स टू ए एंड सी, फिर से वही, कौन किसको सेल करता है, कितने कितने प्रॉफिट या परसेंटेज से सेल करता है, ये सारा चीज बता रखा है। ट्रांसफर भी बता रखा है। पूछा क्या है? ये देखो, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड आल्सो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने बोला है। चलो ये एक बार कैलकुलेट करके दिखा देते हैं तुम लोग को। टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो कैसे हो जाएगा? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली लिख के दिखा देते हैं, एक बार तो मैंने ड्रॉ करके समझा ही दिया है। तो डिपार्टमेंट ए जो है वो किसे किसे ट्रांसफर कर सकता है? ए के अलावा बाकी दोनों को ट्रांसफर कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ए ने जो ट्रांसफर किया है उसमें 45,000 क्लोजिंग स्टॉक है और 42,000 है। डिपार्टमेंट ए का ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक में से बी के पास 45,000 बचा हुआ है और सी के पास 42,000 बचा हुआ है। फिर लिख देते हैं डिपार्टमेंट बी, जो कि बी खुद के अलावा बाकी दोनों को ट्रांसफर कर सकता है। देखते दोनों को ट्रांसफर किया था, हाँ, बचा हुआ है 40,000 और 72,000, 40,000 और 72,000। और डिपार्टमेंट सी, ठीक है, वो सी के अलावा बाकी दोनों को ट्रांसफर, मतलब खुद के अलावा बाकी दोनों को ट्रांसफर कर सकता है, और बचा हुआ है 39 और 42। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं, ए जो सेल करता है वो बी को 50% ऑन कॉस्ट में करता है। ए जो है
वो 50% ऑन कॉस्ट में ट्रांसफर करता है किसको, बी को, ठीक है। और किसको कर सकता है, सी को। सी को कितना में ट्रांसफर करता है, एंड सी 20% ऑन कॉस्ट, सी को करता है 20% ऑन कॉस्ट में, ठीक है। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये ट्रांसफर प्राइस है, बचा हुआ वैल्यू ट्रांसफर प्राइस है, तो 50% ऑन कॉस्ट का मतलब सेल पे कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे 100 रुपीज के स्टॉक को बेच के, यानी 150 में बेचा होगा। तो 50/150 इस पे कर लो, 50/150, ठीक है। और ये हो जाएगा 20/120, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 20/120। तो चेक करो कितना होता है, इसमें हो जाएगा 15,000, ठीक है, और 7,000, टोटल 22, ठीक है। टोटल 22। देखो एक बार अगर समझ ले तो कितना इजीली कैलकुलेट होगा, इतना सारा चीज एग्जाम में थोड़ी ना ड्रॉ करना है, लेकिन अगर पता होता है कि कैसे पजल को सॉल्व करना है तो तुम लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो बी का क्या है, बी सेल करता है ए को 25% एंड 15% ऑन सेल। अब ये सेल पे दिया हुआ है, जल्दी होगा। 25% ऑन 25% ए को, ठीक है, ए को 25%, 25%। 10,000। अच्छा इस पे 25%, हाँ 10,000, 10,000। हाँ 10,000, 25%, और ये हो गया 15%। 10,800। हाँ ये है ए का, ये है सी का, 10,800। 10,800 इसका हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 20,800। एक जीरो ज्यादा लिख दिया मैं, 20,800। अच्छा और इसका देखते हैं ये किसको किसको ट्रांसफर कर सकता है, ए को और बी को। कैसे ट्रांसफर करता है, पढ़ने से ही पता चलेगा। 30%, 40% ऑन कॉस्ट। सी चार्जेस 30% ए से चार्ज करता है, तो 30%, और ये कॉस्ट पे है 30% ऑन कॉस्ट। और इसका कितना है 40%, 40% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया 40% ऑन कॉस्ट। तो ये हम लोग अब तो सीख गया कैसे कैलकुलेट करना है। 30 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज का स्टॉक जो है, 100 रुपीज का स्टॉक का 30 रुपीज प्रॉफिट होता है, तो बेचा कितना में 130, तो ये हो गया 130, और यहाँ पर हो जाएगा 9,000। अच्छा, तो ये हो गया 9,000, और ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7, 12,000। हाँ 12,000, 12,000 और 9,000, 21,000। 21,000, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया इंडिविजुअली, और बोला था कि टोटल, टोटल मतलब क्या, इसको टोटल कर दो, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 21,000, 22 और 21, ये हो गया 43,000, तो ये 63,800, टोटल इतना हो जाएगा, है ना, 63,800। ये हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो तुम लोग इजीली कर सकते हो। और ये वाला देखो, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा वो डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन की तरह है जो मैंने करके दिखाया कि डिपार्टमेंट में मैनेजर है, उनका कैलकुलेशन गलत हो गया, सेम क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को अलग कर रखा है और कुछ नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम लोग को होमवर्क में देते हैं, ठीक है। ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसका आंसर अगर चाहिए तो हम बता देंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन, ये क्वेश्चन 3 जो है ये कैसा है, ये भी वैसा वाला क्वेश्चन है, अभी अभी हम लोगों ने जो लेदर डिपार्टमेंट वाला किया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क में हो जाएगा, और होना ही चाहिए क्योंकि सेम है। देखो सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और वैल्यूज चेंज कर दिया है, लेकिन रेशियो भी उतना ही रखा है, 75 और 25%, ठीक है। और जीपी प्रीवियस ईयर का 15% रखा है, जनरल एक्सपेंसेस थोड़ा सा अलग कर दिया 55,000, तो क्या हुआ, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ले सकते हो। बाकी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेमोरेंडम वाला है, नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। और ये 18 वाला काफी टाइम लगेगा, जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो ये वाला आज मैंने सॉल्व नहीं करवाया, बाकी तो करवा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरेंडम वाला स्टॉक सीखेंगे, और एकदम एंड जो क्लास होगा हमारा डिपार्टमेंट का उसमें हम 18 वाला बता देंगे। तब तक अगर जिन्होंने नहीं किया है तुम लोग करके देख सकते हो, आसान है, उतना टफ नहीं है, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, पहले इसी को प्रैक्टिस करो।